गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 137 है। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 137 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। और इस टेस्ट सीरीज़ की जो पेड सीरीज़ है PDF विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें 15 से ऊपर टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, वो उसको आप परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्रैक्टिस करने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट UKPSC PCS वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसी को भी नामित नहीं किया था। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने दिया है? इब्ने बतूता ने। तो मोरक्कोवासी इब्ने बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसने किताब उल रहला नामक अपने यात्रा वृत्तांत में सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। ठीक है, किताब उल रहला किसकी रचना? इब्ने बतूता की। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहमनी राज्य अलाउद्दीन हसन ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में अमीरान ए सदह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की स्थापना की। जफर खान। वैदिक ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किस एक के काल में जो है सक्रिय थे? किसके काल में सक्रिय थे ये? भास्कर सायण। विजयनगर शासनकाल या साम्राज्य। तो आचार्य सायण वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता थे और सायण ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, परंतु इनकी कीर्ति का मेरुदंड वेद भाष्य ही है। प्रसिद्ध भाष्यकार सायण विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे और वह 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति और अमात्य रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आदि ग्रंथ को निम्नलिखित में से किसने संग्रहित किया था? आदि ग्रंथ से प्रश्न बनते हैं, खालसा पंथ से प्रश्न बनते हैं, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। ठीक है, आदि ग्रंथ को सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, उन्होंने संग्रहित किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का एक प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ सिखों का श्रद्धेय धर्म ग्रंथ है और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संग्रह कर्ता सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी हुए। सिखों के 10 गुरु हुए, 10 के 10 नाम याद रखिए, कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने आ जाता है। ठीक है, गुरु शुरू के 3-4 तो याद ही रखिए। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 9वें तेग बहादुर हो गए, 10वें हो गए गुरु गोविंद सिंह। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल एवं बिहार में स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया? स्थायी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस का है और सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका है? राज्य हड़प नीति डलहौजी की। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। समय है 1793 ईस्वी। खालसा पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु। कौन है इनमें से? गुरु ये तो 9वें हो गए, ये पहले हो गए, ये 5वें हो गए और 10वें हो गए। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी, चरमपंथी कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उदारवादी और चरमपंथी दलों में विभाजन हो गया। और विभाजन का कारण क्या था कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, और साथ ही चरमपंथियों की, उदारवादियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्टि थी।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। देखिए, प्रथम सत्याग्रह की बात हो रही है, इस तरह से इंडिकेट नहीं कर रहा कि गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह, उसका उत्तर तो 1917 का चंपारण हो जाएगा। लेकिन प्रथम सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही कर दिया था, ठीक है, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश को संदर्भित करते समय ट्रांसवाल विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था 1906 में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वराज्य पार्टी को निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? बहुत प्रश्न बने स्वराज्य पार्टी से रिलेटेड एग्जाम में। कब किया, किसने किया, कहाँ किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज्य पार्टी कहा जाता है, इसकी स्थापना इलाहाबाद में मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारमैया थे। इनकी पुस्तक का नाम कांग्रेस का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को चीन भेजा गया और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। सर्वप्रथम नागार्जुन ने ही महायान सूत्रों में बिखरे हुए शून्यता संबंधी विचारों को लेकर क्रमबद्ध रूप से शून्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट PCS में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से? सरकार या सूबा? सरकार। तो मुगल प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट को यानी जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का एक स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। कुछ चीज़ें एग्जैक्ट इसी तरह से याद रखिएगा नाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य था क्या था? आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करना नहीं, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। फिर अंग्रेजों का क्या होता? उनकी तो सीटें छिन जाती। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, ठीक है, छोटे प्रशासनिक पदों पर ही, बड़ों पर तो खुद बैठे रहते थे वो। तो देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। मैकाले भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हों लेकिन अपनी प्रवृत्ति से, अपने विचारों से, अपने नैतिक मापदंडों से अंग्रेज हों, जो कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सकें। ऐसी सोच थी मैकाले की। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट वही 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही है, जब महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गया था। मतभेद किस चीज़ का? पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब गांधी जी से मतभेद ना हो इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दूसरी बार निर्वाचित हुए। परंतु गांधी जी से मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद गांधी जी समर्थक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये उन्हीं ने सुझाव दिया था जिनकी पुस्तक है यंग इंडिया, ठीक है, यानी महात्मा गांधी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? विश्वामित्र। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो हिस्ट्री के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।